गुड मॉर्निंग। ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है विलेन चैप्टर का लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म में जो है परासरण दाब, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें समझने के लिए पहले समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, दैट इज़ परासरण। तो विलायक के अणु का विलायक से विलयन की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाह परासरण कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे पास ये दो लिक्विड्स हैं, एक तरफ शुद्ध जल है मतलब शुद्ध विलायक, और एक तरफ हमने क्या किया, जल में क्या डाल दिया, नमक या कोई भी विलायक, हमने कोई भी विलय डाल दिया। तो जब हम विलायक में विलय डाल देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, विलयन। तो एक तरफ हमारे पास विलयन है और एक तरफ शुद्ध विलायक, मतलब इसमें से पानी, और इस तरफ पानी के साथ में कोई भी विलय, मान लेते हैं नमक है, तो इधर वाटर प्लस सॉल्ट है। बीच में हमने ये लगा रखा है, ये ब्लैक ब्लैक सा SPM, जिसे हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध का मतलब हाफ, पारगम्य का मतलब पार करने देना, ठीक है, झिल्ली का मतलब एक मेम्ब्रेन। तो ये वो झिल्ली या एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो विलायक के अणु को, इसके अणु को, विलायक के अणु को अपने में से आर पार होने देता है, लेकिन जो विलय के अणु होंगे उनको रोक लेगा। मतलब इसके पार या इसके आर पार कौन निकल सकता है, सिर्फ विलायक के अणु। कौन नहीं निकल सकते, विलय के अणु। तो एक तरफ हमारे पास शुद्ध विलायक है, दूसरी तरफ विलायक के साथ में कोई विलय है, तो होगा क्या, जो आपका शुद्ध विलायक है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसके आर पार जाना स्टार्ट कर देगा। कहाँ से कहाँ, जहाँ पर उसकी सांद्रता अधिक है। इधर विलायक की सांद्रता अधिक है, इधर विलायक कम है, क्योंकि इधर विलय भी है। तो आपका जो विलायक है वो लेफ्ट से कहाँ मूव करेगा, राइट की तरफ। या ये कह सकते हो कि शुद्ध विलायक से विलायक निकल कर विलयन की तरफ जाने लगेगा। इस मूवमेंट को, इस प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, परासरण। तो दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं। किसके अणु प्रवाह करते हैं, विलायक के। तो विलायक के अणु का किधर से किधर जाना, विलायक से किसकी तरफ, विलयन की तरफ। किसके पार होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाह करना क्या कहलाता है, परासरण। ठीक है, तो इतना हम समझ गए कि ऑस्मोसिस क्या है। इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट से कहाँ जाना, सॉल्यूशन की तरफ जाना, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। इतना क्लियर हो गया हमें। अब हमने सिलेंडर ले रखा है और दोनों में हमने पिस्टन लगा रखा है। हमारा जो मूवमेंट है, जो प्रवाह है विलायक का, वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है, और ये होता ही रहेगा जब तक कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। लेकिन मान लेते हैं हम इधर से इस पिस्टन को दबा देते हैं, ठीक है, मतलब हम प्रेशर लगा रहे हैं। अभी दोनों पे कौन सा प्रेशर है, वायुमंडल दाब का प्रेशर है, हमने अलग से कुछ नहीं किया, ठीक है, वायु दाब है दोनों पे। लेकिन अब मैं इधर क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा हूँ, मतलब P वायुमंडल दाब में मैं पाई लगा रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा प्रेशर मैं लगा रहा हूँ उसको मैंने एक नाम दे दिया पाई। अगर ये जो प्रेशर मैंने एक्स्ट्रा इधर की तरफ लगाया है विलयन के साइड में, अगर ये प्रेशर इतना है कि ये जो विलायक का जो फ्लो हो रहा था, जो प्रवाह हो रहा था, उसको ये रोक दे, तो मैं इसी प्रेशर को, इसी दाब को क्या कहूँगा, परासरण दाब। तो परासरण दाब एक्चुअली में होता क्या है, वह दाब जो हम विलयन की तरफ लगाते हैं, किसके प्रवाह को रोकने के लिए, विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए। अगर मान लो आपने प्रेशर लगाया, दबाया, और फिर भी ये प्रवाह हो रहा है, रुका नहीं है, तो जो आपने ये प्रेशर लगाया है, जो दाब लगाया है, ये परासरण दाब नहीं कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए हमने फिर और थोड़ा सा दबा दिया और फिर ये फ्लो जो है, जो प्रवाह है विलायक का, वो रुक गया। मतलब क्या रुक गया, एक तरह से परासरण रुक गया। तो वह दाब, अब देखिए, वह दाब जो विलायक के प्रवाह को मात्र रोकता है, जो विलायक का जो प्रवाह हो रहा था, जो फ्लो हो रहा था, उसको उस दाब ने रोक दिया, वो दाब क्या कहलाता है,
परासरण दाब। एक और चीज़ मैं यहीं पे समझा देता हूँ। परासरण दाब हमने लगाया, जो विलायक का जो मूवमेंट था वो रुक गया, लेकिन अगर मैं परासरण दाब को और मतलब ये जो प्रेशर है, ठीक है, मैं और बढ़ा दूँ, मतलब अब मैं जो प्रेशर लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर वाला प्रेशर, वो परासरण दाब से भी अधिक है, मतलब पाई से भी अधिक है, तब क्या होगा? तब आपका जो विलायक है वो विलयन की तरफ से प्रवाह करना शुरू कर देगा, विलायक की तरफ उल्टा होने लगेगा। तब जब लगाया हुआ दाब परासरण दाब से भी अधिक होगा, तब आपका जो विलायक है वो विलयन की तरफ से अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके शुद्ध विलायक की तरफ आने लगेगा, और इस प्रोसेस को बच्चे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब परासरण का जस्ट उल्टा हो गया। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही हमारे वाटर प्योरीफायर्स काम करते हैं, जिसमें हम टर्म यूज करते हैं ना RO। R का मतलब रिवर्स, O का मतलब ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो कब देखा जाएगा? जब लगाया हुआ दाब परासरण दाब से भी अधिक होगा, तब हमारा प्रोसेस या जो परासरण है ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और विलायक जो है वो विलयन से निकलकर शुद्ध विलायक की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम वापस आते हैं अपने ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक पे, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं और यही हमारा अणुसंख्या गुणधर्म है। तो फिर से हम बात करते हैं कि परासरण दाब होता है क्या है। परासरण दाब को हम पाई से दिखाते हैं, और ये वह दाब होता है जो विलायक के प्रवाह को रोक देता है। मतलब ये भी कह सकते हो आप कि वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, वह भी क्या कहलाएगा? आपका परासरण दाब। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चे? पाई से। तो पाई क्या हो गया आपका? परासरण दाब। परासरण दाब दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। OP मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो आपका परासरण दाब होता है पाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे C कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, और यहाँ पे सांद्रता मोलरता है। अब तक हम मोलरता यूज कर रहे थे सब में, यहाँ पे मोलैरिटी है या मोलरता है। तो पाई जो है वो समानुपाती होता है सांद्रता के C के। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हो तो कांस्टेंट आएगा, या और ये सिर्फ C के नहीं होता है, एक और ये टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे R, तो RCT। तो फॉर्मूला हो गया आपका एक तरह से पाई बराबर CRT। C क्या होगा आपका? सांद्रता, दैट इज मोलैरिटी। R क्या है आपका? गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, और T क्या है आपका? टेम्परेचर, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे हम ये पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। तो पाई का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पाई इज इक्वल टू CRT। अब C क्या होता है? सांद्रता, दैट इज मोलरता, और मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलयन में विलय के मोल्स की संख्या। मतलब 1 लीटर विलयन में विलय के कितने मोल्स उपस्थित हैं वही C होता है। तो हम लिख सकते हैं कि विलय के मोल्स NB अपॉन आयतन। मतलब एक गिवन वॉल्यूम में विलय के कितने मोल्स हैं, तो नीचे आप क्या लोगे? सांद्रता को हम ऐसे दिखाते हैं ना, मोलरता को, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो C की जगह पर हमारे पास आ गया NB अपॉन V, ये ऐसे ही रहेगा आपका RT। V इधर आ गया, पाई V इज इक्वल टू NB RT। ये जो फॉर्मूला है ये रिजम्बल करता है आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV बराबर nRT। तो आप देखो राइट साइड का टर्म तो एक जैसा ही है, यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे P है, लेकिन है तो दोनों ही दाब। ये आपका गैस का दाब है, ये आपका विलयन में विलयन का दाब है। तो काफ़ी हद तक सिमिलर फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। पाई V NB, NB क्या है? विलय के मोल्स, जिसको हम लिख सकते हैं दिया हुआ भार विलय का, उसी का मोलर द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला है जिसका नॉर्मली हम यूज़ करते हैं किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में लेना है। R का मान
0.0821 अगर आपको आंसर एटीएम में लाना है, 0.0831 अगर आंसर आपको बार में लाना है, ठीक है। पास्कल वास्कल में अगर चेंज करना है तो आप पहले एटीएम में ले आओ और फिर एटीएम को आप पास्कल में कन्वर्ट कर लो। पाई, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है आप आर का क्या मान ले रहे हो, उसी के बेसिस पर पाई का मान आएगा। वॉल्यूम, आयतन, ये हमेशा लीटर में लेना है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में आयतन या वॉल्यूम मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब इसमें दे रखा है तो आप उसे कन्वर्ट किस में करोगे, लीटर में। बाकी ये दोनों ग्राम में होते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं एक न्यूमेरिकल में। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास एक ऑस्मोटिक प्रेशर का या परासरण दाब का। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं, हमारे पास जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 जो अणुसंख्या गुणधर्म है। पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा पढ़ा था हमने हिमांक में अवनमन, और चौथा हम पढ़ रहे हैं परासरण दाब। ओके, पहला था हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा अब हम पढ़ रहे हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझाना ये है आपको कि इन चारों में से सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर का ही इस्तेमाल होता है क्या पता करने के लिए, जो आपके पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जैसे पॉलीथीन, जिसे हम बहुलक कहते हैं, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया आपकी बॉडी में, या बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन सब का जो भार होता है, अणु भार, ठीक है, इनका जो अणु भार होता है, जो मोलर मास होता है इनका, उसको ज्ञात करने के लिए इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सिर्फ इसका इस्तेमाल होता है, किसका, परासरण दाब का। ये एमसीक्यू में 1 लाइनर क्वेश्चन में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीमर्स या बायोमॉलिक्यूल्स, इनके अणुभार को ज्ञात करने के लिए इन चारों में से किसका यूज़ होगा। तो आपको किस पे टिक लगा के आना है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे या परासरण दाब पे। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी सब में क्या होता है, टेम्परेचर का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे प्रेशर का यूज़ होता है। बाकी सब में टेम्परेचर में बदलाव आता है, और टेम्परेचर में बदलाव आने से इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। मतलब जो आपका प्रोटीन है वो टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, मतलब पॉलीमराइज हो जाता है। तो लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, परासरण दाब, इसको हम मेज़र करने के लिए सिर्फ प्रेशर का यूज़ करते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर पे, इनके मास पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए दूसरी बात क्या है, हमें नॉर्मल प्रेशर यूज़ करना होता है, मतलब हम रूम प्रेशर पे इसको आसानी से मेज़र कर सकते हैं। तो इन चारों में जो सबसे बेस्ट मेथड है पॉलीमर्स या बायोमॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने का, ज्ञात करने का, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। अब आते हैं हम अपने इस न्यूमेरिकल पे। तो ये न्यूमेरिकल भी रिलेटेड है आपके प्रोटीन से। तो इन्होंने कहा कि एक प्रोटीन है हमारे पास, उसको हमने जल में डाला है, और डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना, जलीय सॉल्यूशन, उसका इन्होंने आयतन दे दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब। आप सेंटीमीटर क्यूब को देखते ही समझ जाओगे कि आयतन है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम या आयतन की यूनिट होती है। तो हम लिख लेते हैं पहले कि हमें क्या गिवन दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे आप समझो, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है, दैट इज़ ये 200 ml हो गया। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 लीटर को, सॉरी, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा वॉल्यूम या जो आयतन हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में था, उसे हमने पहले ml में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड करके लीटर में आ गया। तो एक चीज़ हमने लिख लिया। जो प्रोटीन हमने डाला है बच्चे, वो 1.26 ग्राम है, और यहाँ पे प्रोटीन आपका विलय का काम कर रहा है, मतलब ये जो 1.26 ग्राम है, ये विलय का दिया हुआ भार है। तो लिख लेते हैं 1.26 ग्राम WB हो गया। टेम्परेचर इन्होंने खुद ही दे दिया, वो भी कैल्विन में, 300 कैल्विन। और उसके बाद जो विलयन तैयार हुआ है उसका परासरण दाब भी दे दिया गया है, वो भी बार में। तो लिख लेते हैं, पाई दे रखा है हमें कितना, 2.57 10⁻³ बार। फाइंड आउट क्या करना है, जो प्रोटीन है उसका मोलर द्रव्यमान। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान या किसी भी बहुलक का मोलर द्रव्यमान हम परासरण दाब से ही ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमसे MB पूछा है, प्रोटीन क्या है यहाँ पे, विलय है, और उसका अगर ये मोलर द्रव्यमान पूछ रहे हैं, दैट इज MB पूछ रहे हैं वो।
तो ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या है फॉर्मूला? पाई वी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी। यह हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ये डेटा रख कर देता हूँ मैं। तो पाई ऑलरेडी हमें दे रखा है कितना, तो मैं यहाँ पे अब इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ। तो पाई की जगह मैं लिख लेता हूँ 2.57 10⁻³ वॉल्यूम। आयतन कितना है हमारे पास? अभी हमने देखा था 200/1000 हो गया था वॉल्यूम। WB ये कितना है? 1.26 MB ये हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि हमें परासरण दाब ऑलरेडी बार में दिया है, तो R का हम यूनिट लेंगे, R की जो वैल्यू लेंगे वो 0.0831 ये बार में होती है। और टेम्परेचर कितना लोगे आप? 300। इस पूरे को आप सॉल्व करना है, और सॉल्व करते समय आप देखिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड आउट करना है, वो है MB। MB को आप इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 1.26.0831 × 300। अब MB जब आप इधर चला गया तो बाकी सब चीज़ इधर आ जाएंगी। हाँ, ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि नीचे है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आएगा, और इधर की ये और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। क्या? 2.57 10⁻³ × 200। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, मुझे आंसर याद है इसका, तो ये आ जाएगा बच्चे 61,002 ग्राम, ठीक है, पर मोल। इतना आंसर है, मतलब ग्राम में 61,062 ग्राम। इसको किलोग्राम में अगर आप लिखोगे तो 61.022 किलोग्राम पर मोल। तो काफ़ी ज़्यादा मास आता है इनका, क्योंकि पॉलीमर्स होते हैं तो इनके मॉलिक्यूलर मास, इनके मोलर द्रव्यमान हमेशा ज़्यादा ही आते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के थ्रू हमने ये देखा कि कैसे हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं परासरण दाब से रिलेटेड, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 डेफिनेशंस हैं और एग्ज़ाम में ये पूछे भी जाते हैं। जैसे एक है आपका समपरासरी विलयन, ओके। दूसरा है अल्पपरासरी, विलयन, और तीसरा है हमारे पास अतिपरासरी। तो इसको समझने के लिए हमें पहले समझना होगा अपने आरबीसी सेल के, मतलब जो कॉम्पोजिशन होता है रेड ब्लड सेल का, उसका कॉम्पोजिशन ये देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों डेफिनेशन को। वैसे ये डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है। 2 विलयन जिसका परासरण दाब सेम होगा। अगर 2 विलयन है, 2 सॉल्यूशन, एक को नाम ए दे दो और एक को बी, और दोनों का परासरण दाब बराबर हो, ए का परासरण दाब और बी का परासरण दाब अगर समान है, तो उन विलयन को हम समपरासरी कहेंगे। सम का मतलब बराबर, परासरी का मतलब परासरण दाब। तो 2 विलयन जिनका परासरण दाब समान होगा, आप उसे क्या बोलोगे? समपरासरी। इन दोनों को समझने के लिए अब जरा मैं आपको आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल, उसकी बात बता रहा हूँ कि ये जैसे अगर एक रेड ब्लड सेल है तो इसके अंदर लिक्विड होता है, ठीक है, और वो जो फ्लूइड होता है उसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो 0.9%, ठीक है, होता है किसके? NaCl के, 0.9% NaCl। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें 0.9 ग्राम आपका नमक होगा, बाकी 99.1 ग्राम आपका जल होगा, ठीक है। 0.9% NaCl का मतलब ये हुआ। तो ऐसा विलयन, ठीक है, 0.9% NaCl का अगर आप विलयन तैयार करते हो पानी में, तो वो विलयन और जो इस आरबीसी के सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसका, दोनों का सेम सांद्रता होती है। फिर आप ये समझ सकते हो कि आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है उसकी सांद्रता ये होती है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपको एक विलयन दे दिया जाए और चेक करना हो कि वो अल्प परासरी है या अति परासरी, जैसे ये एक मेरे पास में विलयन है, इस विलयन में को चेक करना है कि ये अति परासरी है। अल्प परासरी का मतलब जिसका परासरण दाब कम हो, अल्प का मतलब कम होता है और अति का मतलब ज़्यादा होता है।
तो इसमें आप एक रेड ब्लड सेल को डाल दो, ठीक है। इसमें हमने आरबीसी का एक सेल डाल दिया। अब अगर ये आरबीसी का सेल मान लीजिए फूल जाता है, फूल का मतलब स्वेल हो जाता है, ठीक है, साइज का बड़ा हो जाता है, तो हम इस विलेन के बारे में क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले समझते हैं, ये फूलेगा कब? जब बाहर से जो विलायक है वो इसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर, तभी तो ये फूलेगा। बाहर से अगर विलायक मतलब बाहर जो विलयन है उसका विलायक अगर इसके अंदर चला गया तभी फूलेगा। तो हम कहेंगे जो बाहर वाला विलयन है ये अल्प पराशरी है। कैसा है ये? अल्प पराशरी। तो अल्प पराशरी जो विलयन होते हैं उसमें जब आप आरबीसी के सेल को डालते हो, रेड ब्लड के सेल को डालते हो, तो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका आरबीसी का सेल है उसकी सांद्रता अधिक है, बाहर वाला जो विलयन है उसकी सांद्रता कम है, मतलब यहाँ पे विलायक ज़्यादा है। तो विलायक अगर इधर ज़्यादा है तो वो सब निकल के कहाँ? सेल के अंदर जाएंगे, सेल आपका सूज जाएगा, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा विलयन दिया गया है ये अल्प पराशरी है। लेकिन अगर रिवर्स हो गया, मान लीजिए फिर से हमने एक विलयन लिया और इसमें हमने आरबीसी के एक सेल को डाला, ठीक है, और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आरबीसी का सेल श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकल आया, तभी तो ये श्रिंक होगा, ठीक है। इसके अंदर का सारा पानी निकल आया और ये श्रिंक हो गया, ठीक है, संकुचित हो गया, जिसे हम कहते हैं संकुचित हो गया। तो ये संकुचित या श्रिंक कब होगा? जब इसके अंदर का पानी अब बाहर जाने लगेगा। और इसके अंदर का विलायक बाहर कब निकलेगा? जब बाहर विलायक की मात्रा कम हो। बाहर मतलब बाहर वाला जो सॉल्यूशन वो हाईली कंसंट्रेटेड होगा, अधिक सांद्रता का होगा, तो इसका जो पूरा का पूरा विलायक है इसमें से वो निकलने लगेगा। मतलब बाहर का जो विलयन है उसका परासरण दाब अधिक है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो जिसमें क्या कहते हैं आपका आरबीसी का सेल श्रिंक हो जाए, सिकुड़ जाए, वो अति पराशरी है। कैसा है वो? अति पराशरी। और जिस सॉल्यूशन में आपका जो आरबीसी का सेल है वो स्वेल हो जाए, फूल जाए, वो कैसा है आपका? अल्प पराशरी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो सॉल्यूशन है, दो विलयन है, जिसका परासरण दाब अधिक होगा वो अति पराशरी और जिसका परासरण दाब कम होगा वो अल्प पराशरी। जो हमने रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा था कि जब हमारा दिया हुआ दाब जो होगा पाई, वो उस मतलब जो हम प्रेशर लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से या परासरण दाब से भी अधिक है, तो जो विलायक है वो विलयन की तरफ से विलायक की तरफ आने लगता है। इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इसका इस्तेमाल जो आपका समुद्र का पानी है उसमें से पानी को और नमक को अलग करने के लिए भी होता है। तो याद रखना कि रिवर्स ऑस्मोसिस का एक तो वाटर प्योरीफायर्स जो होते हैं हमारे उसमें यूज़ होता है, प्लस जो आपका समुद्र का पानी है जो सी वाटर है उसमें से सी वाटर और सॉल्ट दोनों को सेपरेट करने के लिए होता है। तो ये था ओवरऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। लास्ट टॉपिक अब हमने डिस्कस कर लिया है। अब सिर्फ इसमें इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा है, वह है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।